हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का डिटेल में अध्ययन किया था। क्या था व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय? जैसे उसमें व्यय आ रहा था तो व्यय से आशय क्या था? व्यक्तिगत। समझने के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि में जैसे सम है तो आप ये ध्यान रखिएगा, सम से आशय संपूर्ण, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और आपको ये तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यापक या समग्र या वृहद से है। जैसे माइक्रो का क्या आशय था? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसे हम वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य लागत आदि। समष्टि अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? प्रोफेसर चैम्बरलेन के शब्दों में समष्टि या व्यापक मॉडल कुल संबंधों की व्याख्या करता है। प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग के मतानुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, उन योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर हम किसका अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय आय। व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्तर पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये परिभाषाएं दी गई हैं, इनमें से आप कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की इन परिभाषाओं के आधार पर इसकी क्या विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यापक मात्राओं अथवा व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। सभी समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध होती है कि एक में परिवर्तन का अन्य पर भी प्रभाव पड़ता है। समष्टिगत एवं व्यष्टिगत विश्लेषण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसमें समष्टि या समग्र मूल्यों को परिवर्तनीय परंतु व्यक्तिगत इकाइयों की संरचना एवं प्रकृति को यथावत माना गया है। तो हम सामान्य शब्दों में देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय आदि। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन किया, उसके अंदर हमने आपके मांग के सिद्धांत, मांग का नियम है, उपयोगिता, उत्पादन के सिद्धांत, बाजार, जो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है। उसी तरह अब समष्टि अर्थशास्त्र में तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट है आपका जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, इसका अध्ययन सम्मिलित होता है। देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा प्रसार, इनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वितरण का समष्टि सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम कुल राष्ट्रीय आय, मजदूरियों एवं लाभों का सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करना आदि सम्मिलित है। आय एवं रोजगार के सिद्धांत हैं कुल मांग, कुल उपभोग, कुल बचत, गुणक, त्वरक, ये सब किसके पार्ट हैं? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत आपके सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में जो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो बुक्स है, ये सब आप किसके अंतर्गत पढ़ोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स दोनों से मिलकर बनी है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो अलग अलग शाखाएं हैं। माइक्रो में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और मैक्रो में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। नियोजन एवं आर्थिक विकास, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, व्यू रचना के जो सिद्धांत है, ये सब किससे संबंधित है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। व्यापार चक्रों के सिद्धांत,
आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापार चक्र। जैसे बोला जाता है ना, जैसे अभी मंदी की स्थिति है, बाजार में तेजी की स्थिति है, तो ये कहलाते हैं व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र के सिद्धांतों का अध्ययन भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या सिद्धांत है, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण कैसे होता है, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, विनिमय नियंत्रण आदि का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। राजस्व का सिद्धांत, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, कराधान, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, फिस्कल पॉलिसी, इन सभी के प्रभावों का अध्ययन या इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। इसमें आपके आय एवं रोजगार के सिद्धांत हो गए, सामान्य मूल्य स्तर हो गया, मुद्रा एवं बैंकिंग हो गया, राजस्व संबंधी सिद्धांत हो गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार चक्र, तो ये सभी किसका पार्ट है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि स्थितिकी। जैसे व्यष्टि स्थितिकी में क्या था कि हम केवल परिवर्तनों का अध्ययन नहीं करते, जो सामयिक की बिंदु पर जो घटक है केवल उनकी व्याख्या की जाती है। उसी तरह समष्टि स्थितिकी में भी जो साम्य बिंदु पर जो घटक है केवल उनका अध्ययन किया जाता है। एक साम्य बिंदु से दूसरे साम्य बिंदु पर कैसे पहुँचे, क्या परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन हम समष्टि स्थितिकी में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका समष्टि प्रावैगिकी। समष्टि प्रावैगिकी में दो जो बिंदु है, एक बिंदु से, एक साम्य बिंदु से दूसरे साम्य बिंदु पर किस प्रकार पहुंचा गया उसका अध्ययन किया जाता है। नए साम्य के साथ ही, देखिए आप इसमें लिखा हुआ है, समष्टि प्रावैगिकी में नए साम्य के साथ ही उस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिससे गुजरकर अर्थव्यवस्था एक साम्य को छोड़कर दूसरे साम्य को प्राप्त करती है। नेक्स्ट है तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न साम्यों की तुलना की जाती है। दो साम्यों को आप क्या करते हो, कंपैरेटिव करते हो कि उस समय क्या घटक थे और क्या परिवर्तन हो, घटकों में मतलब दो साम्य बिंदुओं की तुलना की जाती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब उनका अर्थ वही है। उसमें भी व्यष्टि स्थितिकी में हम साम्य बिंदु का अध्ययन करते हैं, समष्टि स्थितिकी में भी हम साम्य बिंदु का अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों के प्रकार हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी, इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में सहायक। अब जब समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में बहुत सहायक होती है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के कारण इसका महत्व बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो उससे हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे कुछ अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित था, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के कारण भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक। आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख यंत्र माना जाने लगा है। आर्थिक नीतियों के निर्माण आदि सभी में समष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। उचित आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, कल्याणकारी सरकार, आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक समस्याओं की बढ़ती जटिलता के कारण सरकार का महत्व आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो जो भी सरकार नीतियाँ बनाती है, उत्पादन से संबंधित है, व्यापार, राजस्व, मूल्य, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं, हम जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है। जैसे जो राजस्व संबंधित हम अध्ययन करते हैं, बैंकिंग संबंधित हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, तो ये जो आंकड़े होते हैं, इन्हीं के आधार पर सरकार क्या करती है, नीतियाँ बनाती है। विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती है उनके, इसलिए इसमें हम राष्ट्रीय आय, रोजगार, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, मुद्रा प्रसार और कमी यानी मुद्रा संकुचन के प्रभावों की व्याख्या,
समष्टि अर्थशास्त्र करता है तो इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ये पता चलता है कि समाज के किस वर्ग को हानि हो रही है, किस वर्ग को लाभ हो रहा है। अब जैसे कीमतों में लगातार वृद्धि होती जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये समाज के लिए तो सरकार अपनी नीतियाँ इस प्रकार निर्धारित, अब जैसे सरकार यदि मौद्रिक आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति है तो मौद्रिक नीति में बैंक दरों, ब्याज दरों को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि मुद्रा प्रसार को कम किया जा सके। सरकार जो अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, सरकार अपनी करारोपण नीति को इस प्रकार का बनाएगी कि उसको कम किया जा सके, मुद्रा प्रसार के प्रभाव को। और इसके विपरीत यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति है तो सरकार उस प्रकार की नीतियाँ बनाएगी। तो जब समष्टि अर्थशास्त्र में इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं तो ये इन सब का प्रत्यक्ष रूप से नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये व्यापार चक्रों की समस्या की, मंदी की स्थिति है, तेजी की स्थिति है, तो सरकार को इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, विनियोग को बढ़ावा देना है या उपभोग को बढ़ावा देना है, तो ये सब हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। समष्टि मूलक विरोधाभासों से सुरक्षा, ये कुछ आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तियों के संदर्भ में तो सही होते हैं किंतु समाज के संदर्भ में नहीं। जैसे कि बचत करना एक व्यक्ति के लिए गुणकारी है, लेकिन यदि सभी लोग अधिक से अधिक बचत करने लगे तो देश में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार के समष्टि मूलक विरोधाभासों से सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण होता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन हमें करना है, एक देश की दूसरे देश के साथ तुलना करनी है, तो उसके लिए भी हमें जो समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़े होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत आदि से हम एक देश की दूसरे देश से तुलना कर सकते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं? एक जटिल विश्लेषण है। आज एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना बहुत एक जटिल प्रक्रिया होती है। समूहों को मापने में कठिनाई आती है। व्यक्तिगत इकाइयों के योग पर आधारित, अब आपको एक एक व्यक्ति की इकाइयों का आपने अध्ययन किया, फिर उनकी जोड़ करके आपने संपूर्ण का अध्ययन किया, तो उससे जो निर्णय होते हैं वह भ्रामक होते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कि सामूहिक प्रवृत्ति का, जैसे इसमें आपको एक उदाहरण दिया गया, मूल्य स्तर पर वृद्धि होने से समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया कि सामान्य मूल्य स्तर जो है बहुत वृद्धि होती है और समाज आज जो अधिक आय वर्ग है, जो लग्जरी क्लास है, उस पर मूल्य वृद्धि का कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, जबकि एक निर्धन वर्ग पर मूल्य वृद्धि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज या समूह के भेदों की उपेक्षा की जाती है। तो ये कुछ व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं थी। अब इम्पॉर्टेंट है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। हमने दोनों का अध्ययन किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो इनका अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट अंतर तो यही हो गया, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको अर्थ दिया गया है, यह ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति, विशिष्ट फर्म आदि। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, रोजगार आदि। व्याख्या, यह व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों एवं उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ावों की व्याख्या करता है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनको स्पष्ट करता है। इसका संबंध कीमत विश्लेषण से होता है, इसका संबंध आय विश्लेषण से होता है। इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आधारित नियमों तक ही सीमित होता है और इसका क्षेत्र, या हम ऐसे बोलते हैं, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। विशेष सामग्री, इसकी विशेष सामग्री में हम सामान्य वस्तुओं सेवाओं का मूल्य निर्धारण, विभिन्न कार्यों के लिए उनका आवंटन, या आप इसमें इस तरह कि इसमें हम उत्पत्ति के नियम, मांग के नियम, बाजार आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय का स्तर, उसके प्रभावी कारक, परिणाम आदि का अध्ययन करते हैं। नियम, इसके नियम मुख्यतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित है, जबकि इसके नियम किसी एक इस विश्लेषण पर आधारित नहीं है अपितु बहुत व्यापक है। नेक्स्ट है सहायक, यह व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों तथा उद्योगों को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने के लिए सहायक है और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में जटिल है। इसका उपयोग केवल एक पर्टिकुलर
अर्थशास्त्र के जो नीतियाँ निर्धारण आदि लेने में किया जाता है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग केवल एक फर्म विशेष की, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या एक पर्टिकुलर उद्योग को अपनी खुद की नीतियाँ निर्धारण करनी है तो उसमें ये उपयोगी रहेगा। जबकि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, उत्पादन, तो उन सभी के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। महत्व, आज की बढ़ती हुई जटिल समस्याओं के कारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कम होता जा रहा है और समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों का अपने आप में बहुत महत्व है। आपके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।